हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी फॉर दैट 2 दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने। थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आज आपके लिए नरेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 8 ओके लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में से मोस्टली 80% 90% या यू कैन से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बहुत इजी है, बस एक तरीका है जो आपको अप्लाई करना है। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी लगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर इन कमेंट। ओके, जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाओगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो टॉपिक है ये है हमारा कि इम्परेटिव सेंटेंस। नरेशन चैप्टर में मैंने पहले 7 पार्ट में सारा सब कुछ बता दिया है, कैसे क्या होता है, किस किस का बनता है, कैसे क्या। ओके, इसमें अब लेके आया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ओके, यू कैन से वे वाक्य जिनसे किसी आदेश, सलाह या प्रार्थना, ऑर्डर, एडवाइस या प्रे एक्सेट्रा इट मीन्स आदि का बोध होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं। पॉइंट क्लियर है? वे वाक्य जिनसे किसी आदेश, सलाह एवं प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य हमेशा ही मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि इनका वास्तविक कर्ता मतलब सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है। यू कैन से आई टोल्ड यू गो आउट, मतलब बाहर जाओ, गो आउट। मैंने किससे बोला बाहर जाओ? आप लोगों से बोला ना, मैं ऐसा तो नहीं कहा यू गो आउट, आई टोल्ड यू गो आउट। समझ में आया? इट मीन्स इनका जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो छिपा होता है। ओके, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। ओके, दूसरा ऐसे पॉइंट था, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है अगर वाक्य नेगेटिव होता है वो डू नॉट से प्रारंभ होता है। यहाँ अगर डू नॉट लिखा हुआ कहीं या कहीं नेवर लिखा हुआ, मोस्टली यही वर्ड आते हैं। डू नॉट या नेवर आता है तो समझ जाना कि वाक्य कैसा हमारा इम्परेटिव है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाए और आपसे बोलेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होना हो, तब आप क्या करोगे? ओके, ये पूरा डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि यूज़ कैसे करना है। ओके, ये आपकी क्या है, आर भी है, ये हमारा क्या है, आर एस। दोनों क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। करना कैसे है? अब पॉइंट क्या आएगा कि ये जो आर बी होगी वो तो आपके पास्ट में होगी, शेयर आया होगा, शेयर टू शेयर आया होगा। ओके, ये तो पास्ट में होगी हमेशा। यदि आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हो, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब मेन वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो रहा हो, या नेवर आता है नेगेटिव में, डू नॉट या नेवर आएगा। ओके, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनवाएगा। ये याद रखना, इस पर सिर्फ 3 पॉइंट हैं जो मेन है। अगर आदेश आता है आर एस वाले वाक्य से, क्या आता है आदेश, तब आप क्या करोगे?
पॉइंट को भूल मत जाना, ओके। आदेश आएगा तब करोगे आप ऑर्डर। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे? ऑर्डर में। ऑर्डर होता है इसमें ई लगा दोगे, यू आर ऑर्डर, मतलब यू आर नहीं लिखना है, ओनली सेड टू आए या सेड आए, पॉइंट समझो। रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करोगे, या तो सेड आएगा या सेड टू आएगा, ओके। दोनों की जगह आपको और मतलब आदेश आता है तो ऑर्डर ही लगाना है, ओ आर डी ई आर ई डी, ओके। आदेश आएगा तो। नंबर 2, अगर सलाह आता है तब आप क्या लगाओगे? एडवाइज्ड, ए डी वी आई एस ई डी। पॉइंट क्लियर है? आदेश आएगा तो ऑर्डर, सलाह आएगा तो एडवाइज्ड, अगर निवेदन आएगा तो नंबर 3 होता है निवेदन। निवेदन आएगा तो आप चेंज करोगे रिक्वेस्टेड में, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, यू आर रिक्वेस्टेड। पर यू आर आपको लगाना नहीं है, बट मैं आप बता रहा हूँ सेड टू या सेड आएगा, आर एस वाले वाक्य से निवेदन आता है तो आपको आर भी रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। 3 पॉइंट समझ में आए? अगर देखो, यदि आर एस में कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है और उस वाक्य से आदेश आएगा तो ऑर्डर आएगा, सलाह आएगा तो एडवाइस्ड आएगा, निवेदन आएगा तो रिक्वेस्टेड आएगा, ओके। नंबर 4, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम जो कंजक्शन आएगा हमारा वो क्या आएगा? टू, टी यू टू, कंजक्शन क्या आएगा? टू, ओके। समझ में आया? तो मैं आपको समझाता हूँ ये वाला वाक्य। एज एग्जाम्पल देखो, द मास्टर said to his servant, inverted comma, bring a glass of water। मास्टर ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लाओ, ओके। मास्टर अपने नौकर को क्या है? आदेश दे रहा है, क्लियर हुआ? ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? मास्टर का मास्टर ही रहेगा पहली बात। जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू हो या सैड हो, अगर इस वाले वाक्य से आदेश आता है तो आप सैड टू की जगह क्या लगा दोगे? ऑर्डर। यू मतलब द मास्टर ऑर्डर इज सर्वेंट, यहाँ समझ में आ गया? कंजक्शन लगाओगे टू, जो चिन्ह इनको उठा दोगे, कंजक्शन आएगा टू। अब इस वाले वाक्य में चलो इम्परेटिव सेंटेंस है, प्रोनाउन आएगा तो वो आपको चेंज करना है। अब कुछ नहीं आता है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कोई नॉर्मल सेंटेंस आता है तो उसमें आपको प्रोनाउन हुआ और यू कैन से निकटतम बताने वाले शब्द तो डिस्टेंस में चेंज होते हैं, वो भी नहीं आते हैं, तो वाक्य को क्या है आप डायरेक्ट कॉपी कर दो। तो इसका आंसर जो होगा, द मास्टर ऑर्डर इज सर्वेंट टू, कंजक्शन टू आएगा बता दिया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस होगा यदि आप नरेशन बनाते हैं तो आपको वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना है, ओके। एक अदर एग्जांपल देखो, रिक्वेस्ट वाला दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट वाला, ओके। फिर ये देखो, द डॉक्टर सेड कोमा इनवर्टेड कोमा टेक द मेडिसिन रेगुलरली। और आपको पता है ये आपका आर भी होगा, ये आपका आर एस हो गया, ठीक है। अब आर एस वाले वाक्य से क्या आ रहा है? आदेश आ रहा है या सलाह आ रहा है या निवेदन आ रहा है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, डॉक्टर लोग हमेशा सलाह देते हैं, ऑर्डर कभी नहीं देते, ओके। डॉक्टर ने कहा मेडिसिन कंटिन्यू खाना, लगातार खाना, नियमित रूप से खाना, सलाह दे रहा है तो द डॉक्टर एडवाइज्ड आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? चाहे शेड आए या शेड टू आए, आपको एडवाइज्ड ही लगाना है। जो सब्जेक्ट का वो आ गया डॉक्टर, एडवाइज्ड, कंजक्शन टू आ गया, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, फुल स्टॉप। समझ में आ गया?
एक आदेश वाला बता दिया, एक बता दिया मैंने आपको सलाह वाला। अब देखो एक रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट वाला पॉइंट इसमें ऑलरेडी दिया गया है नोट 1 में। यदि किसी इम्परेटिव सेंटेंस के आरएस वाले वाक्य में अगर प्लीज या काइंडली वर्ड आता है, मतलब ये बोल रहा है यदि आपके आरएस वाले वाक्य में प्लीज या काइंडली वर्ड आया है तो उससे हमेशा रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। अतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आप क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब जैसे कि ये देखो ये वाला पॉइंट, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तो ही आ गया, सेड टू का हम रिक्वेस्टेड करेंगे। ओके, कंजक्शन सॉरी ऑब्जेक्ट मी आ गया, कंजक्शन टू होता है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है। ही सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन टू आएगा। प्लीज, अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है प्लीज। आप हमेशा ये याद रखना, यदि आरएस वाले वाक्य में प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड आते हैं उनसे हमेशा निवेदन होता है। तो ऐसे वाक्यों में वर्ड का यूज होना मतलब ये आपको बता रहा है कि वाक्य से किसका भाव आता है। तो आप हमेशा इस पॉइंट को नोट रखना या याद कर लेना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम इस प्लीज या काइंडली या जो कोई भी निवेदन वाला वर्ड आएगा तो उसको हटा दिया जाता है। तब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे, मतलब प्लीज हट जाएगा, प्लीज के बाद जो भी आया सेम कॉपी पेस्ट, स्टॉप। ओके, आदेश हो गया, एडवांस्ड हो गया और रिक्वेस्ट हो गया। पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? अब एक पॉइंट देखो, द ओल्ड मैन सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, ऐसा सेंटेंस आए तो ये देखो द ओल्ड मैन, प्लीज आ जाए मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन टू, प्लीज वाला हट जाएगा, हेल्प आ जाएगा। अब यहाँ मी का मी नहीं आएगा, पॉइंट को याद रखना। ये यहाँ क्या है, प्रोनाउन है तो यहाँ भी एक प्रोनाउन आएगा। मी क्या ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था सन 123, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। क्यों बनेगा, क्योंकि द ओल्ड मैन जो है आदमी है और आदमी का हिम बनता है। अगर लड़की होती, औरत होती तो हर बनता। समझ में आया? इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, फुल स्टॉप। ओके, ऐसा ही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रोनाउन परिवर्तन आपसे करवाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये हो गया, आपने ये देखा सिंपल वाले वाक्य जिसमें नॉट नहीं आया है। जब नॉट आता है तो सिचुएशन बदल जाती है। जब नॉट आएगा तो सिचुएशन कैसा होगा, बदल जाएगा। बस वही आपको अब सीखना है आगे वाले पार्ट में, मतलब इसी में। ओके, बदलेगा कैसे और करोगे कैसे वो देखो, पहले आपको समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया आपके, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड है या रिक्वेस्टेड, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए थे। अब मैं आपको समझाता हूँ, यदि इम्पेरेटिव वाला वाक्य नेगेटिव है मतलब डू नॉट आ रहा पहले, ये नेवर आ रहा है। वाक्य यदि नेगेटिव है और आपसे बोलेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, तब आप क्या करोगे, इस पॉइंट का याद रखना। तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड लिख लेना। तब रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड
FORWARD, फॉरवर्ड या रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या रिफ्यूज्ड में बदल देते हैं। तरीके दो बताऊंगा आपको। अगर ये वो तरीका है डायरेक्ट है, ये RS वाला वाक्य नेगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप एडवाइज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए लगा दो, फॉरवर्ड या रिफ्यूज, इनमें से एक लगा दो। ओके। नंबर 2, कंजैक्शन टू का यूज किया जाता है। किसका? टू का, सेम वही वाला पॉइंट है, बस आपको RS चेंज करना है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। अब देखो जैसे कि ये हमारा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस। अब इम्परेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव है, डू नॉट है। आप ये मत समझ जाना डू नॉट हमारा मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंस है, तो डू नॉट का डिड नॉट का नहीं है, नेगेटिव। वाक्य देखो कि वाक्य जो टेंस है या सेंटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। अब कुछ भी आ जाएगा नेगेटिव आता है तो द डॉक्टर सेड टू की है। अब इसने दो तरीके आजमाए हैं, पहले जो सिखाया मैंने वो देखो, द डॉक्टर, इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड है, FORWARD। द रिक्वेस्टर, द डॉक्टर फॉरवर्ड हो जाएगा, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। मैंने आपको बताया था कंजक्शन क्या लगाओगे, टू। जब कंजक्शन टू लगा दोगे तब आप डू नॉट को हटा दोगे, कंजक्शन टू लगा दोगे तो डू नॉट को हटा दोगे। समझ में आ रहा है? कंजक्शन जब टू लगाओगे उसके बाद डू नॉट नहीं आएगा। ओके। डू नॉट को हटा के जो बचता है वो से उतार दो दोस्तों। अगर देखो जो मैंने किया था, द डॉक्टर रिफ्यूज्ड द पेशेंट। अब जब यहाँ रिफ्यूज लगा दिया है तो यहाँ नॉट है रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट नॉट नहीं आएगा। द डॉक्टर रिफ्यूज द पेशेंट टू ईट राइस, फुल स्टॉप। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका जो उसने किया है ये याद रखना, अगर आप सेकंड तरीके से करोगे तो और भी आसान है। कैसे? अगर इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो वो भी काम आएगा। बस ये देखो वाक्य से सलाह आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है या आदेश आता है। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि राइस में चावल होते हैं तो चावल मत खाना, तो सलाह दे रहा है। से वही पुराना वाला पॉइंट, द डॉक्टर सेड टू का एडवाइस द पेशेंट, ये समझ में आ गया। अब डू नॉट है, वाक्य डू नॉट है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तब आप डू नॉट का ओनली क्या लगाओगे, नॉट। क्या लगाओगे, नॉट। नॉट के बाद ही आप लगाओगे टू। नॉट टू होता है, टू नॉट मत करना। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, डू नॉट गया, बच्चा क्या, नॉट टू ईट राइस, जो बच्चा यहाँ पर समझ में आया। एक बार दोबारा देखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट, इसका आ गया कंजक्शन, उसके बाद टू आता है, जो उसके बाद बचा है वो सारा इधर आ जाएगा, स्टॉप। ओके। समझ में आ रहा है। अगला देखो, उसने ऑलरेडी दूसरे तरीके से किया है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। ऐसे में आप नॉट नहीं लगाओगे क्यों, ये खुद में नेगेटिव है। रिफ्यूज्ड और फॉरवर्ड खुद में नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट्स टू आएगा, ये हट जाएगा, बचा क्या, मेगा नोइज, मेगा नोइज, स्टॉप। ओके। समझ में आ रहा है। ओके। देखो मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस का
जब कोई वाक्य मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्य का डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दो तरीके बताए हैं। नेगेटिव होगा तो उससे दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं। अगर वाक्य पॉजिटिव है मतलब आर एस पॉजिटिव है तो एक तरीका होता है। किस तरीके से करोगे वो आपको देखना होगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।